नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। पंजशीर में तालिबानियों का सबसे बड़ा पाप क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स से मुकाबले के लिए अल कायदा ने भेजे कितने आतंकी? पश्तूनों पर कैसे जुल्म ढा रहा है तालिबान? तालिबान राज की लेटेस्ट तस्वीरें, महिलाएं कैसे हो गई हैं मजबूर? अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत और उसके जुल्म से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। पंजशीर में तालिबान ने नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स के इलाके में घात लगाकर हमला किया और दर्जनों लड़ाकों की हत्या कर दी। कई घायलों को भी पकड़ा है। तालिबान ने मिलिशिया के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और वहां से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और सैन्य वाहनों को लूट लिया। तालिबान ने पंजशीर के लड़ाकों के हथियारों का एक और बड़ा जखीरा जब्त किया है। ये पहाड़ की गुफाओं में छिपा कर रखा गया था। पंजशीर की पहाड़ियों में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों और तालिबानियों के बीच भारी संघर्ष हुआ था। इस दौरान रेजिस्टेंस फोर्स ने बड़ी मात्रा में हथियारों को इकट्ठा किया था। अब जीत के बाद तालिबान इन हथियारों पर कब्जा कर रहा है। पंजशीर के लड़ाकों के पास बड़े और घातक हथियार भी मौजूद थे। तालिबान को पंजशीर के पहाड़ों के बीच रेजिस्टेंस फोर्स के रॉकेट लॉन्चर और स्कड मिसाइलें भी मिली हैं। हालांकि इनकी हालत बेहद खराब है। वीडियो देखकर ये पता नहीं चल रहा है कि ये पहले से खराब थे या ऐन वक्त पर पंजशीर के लड़ाकों ने खुद इन्हें नष्ट किया है। तालिबान भले ही अलकायदा से दोस्ती से इनकार करे, लेकिन दोनों के बीच गुपचुप समझौता है। अलकायदा ने तालिबान की मदद के लिए 7,500 चेचन, अरब और अफगान लड़ाकों को अफगानिस्तान भेजा है। इनके जरिए पंजशीर की पहाड़ियों को रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों से मुक्त कराया जाएगा। फिर पंजशीर घाटी के कुछ इलाकों को अलकायदा को प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा। ये तालिबान राज की बर्बरता की तस्वीरें हैं। यहाँ पश्तूनों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तखर प्रांत के ख्वाजा घर जिले में पश्तूनों को तालिबानी उनके घर से बाहर निकाल दे रहे हैं और खुद उस पर कब्जा कर रहे हैं। पश्तूनों के रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा। उन्हें बेघर करके सड़क पर पीटा जा रहा है। तालिबानी सैनिक अफगानिस्तान की ताजिक, हजारा और उज़्बेक आबादी पर भी जबरदस्त जुल्म ढा रहे हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हर रात उनके सैकड़ों युवाओं को घर से उठाया जा रहा है और इसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता है। तालिबान राज में आज से अफगानिस्तान के सभी स्कूल फिर से खुल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी पुरुष शिक्षकों और छात्रों को अपने स्कूल में उपस्थित होने का आदेश दिया है, जबकि महिला शिक्षकों और छात्राओं के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि तालिबान अपने वादों से मुकर सकता है और महिलाओं को फिर से घर में कैद रहने को मजबूर कर सकता है। तालिबान का महिला विरोधी चेहरा एक एक कर सामने आ रहा है। उसने महिला मामलों के मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन, वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वॉइस कर दिया है। यही नहीं, इस विभाग की महिला कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। महिलाओं को अधिकार देने के मामले पर तालिबान किसी की नहीं सुन रहा है। अपने पालनहार पाकिस्तान के लिए ही तालिबान अब नासूर बनता जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि अब पाकिस्तान में उसके खूनी हमले शुरू हो गए हैं और जल्द ही कबायली इलाकों पर कब्जा हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पख्तूनख्वा के कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले तेज हो गए हैं। इससे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो रही है। और काबुल में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक का सच क्या है? अमेरिका ने अफगानियों से क्यों मांगी माफी? आईएमएफ ने क्यों रोकी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद? अफगानिस्तान के हालात पर क्या बोले तजाकिस्तान के राष्ट्रपति? और अफगानी अवाम क्यों बेच रही है घर का सामान? अफगानिस्तान की बदहाली से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अमेरिका ने कबूल किया है कि काबुल में की गई ड्रोन स्ट्राइक में निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेजी ने कहा है कि 29 अगस्त को ड्रोन हमले में मारे गए लोगों का आईएसआईएस के से कोई संबंध नहीं था। ड्रोन स्ट्राइक में 10 अफगान नागरिकों की मौत हुई थी, जिसमें 7 बच्चे थे। कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेजी ने ड्रोन हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत पर दुख जताया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने 10 अफगान नागरिकों की मौत के लिए माफी मांगी है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी जांच में पाया था कि अमेरिकी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक में जिस गाड़ी को उड़ाया था उसमें बम नहीं था। आईएमएफ ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है और उसे दी जाने वाली कई मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता रोक दी है। आईएमएफ ने कहा है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। आईएमएफ ने अफगानिस्तान के आर्थिक हालात पर चिंता भी जताई है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने कहा है कि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से तालिबान की कस्टडी में रह रहे लोगों के लिए मानवीय आधार पर सुरक्षित रास्ता देने की गुहार लगाई है। इमोमाली रहमोन ने तालिबान से पंजशीर घाटी में लड़ाई खत्म करने की अपील की है। दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में सभी नेताओं ने अफगानिस्तान को आतंकवाद और युद्ध से निकलकर स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण देश बनने की ओर कदम बढ़ाने की बात कही है। संयुक्त घोषणा पत्र में सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से वहां के नागरिक बेरोजगार हो गए हैं और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लाले पड़ गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे ये लोग अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरों का कीमती सामान बेचने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। अफगानिस्तान की सड़कें साप्ताहिक बाजारों में तब्दील हो गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद वीजा की कालाबाजारी जोरों पर है। विदेशी दूतावास बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का बाजार खूब फल फूल रहा है। पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान के लिए जो वीजा $60 में मिलता था, वो ब्लैक मार्केट में धड़ल्ले से $350 से $400 में बिक रहा है। तालिबान का एक और तांडव पंजशीर घाटी में देखने को मिला, जहां उसने विश्वविद्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। तालिबान का कहना है कि विश्वविद्यालय लोकतंत्र की शिक्षा दे रहा था। ये महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहा था और महिला खेल को भी बढ़ावा दे रहा था, जो तालिबान के कानून के खिलाफ है। ये अफगानिस्तान की बेटी फरियान है, जो किस्मत से भारत में सुरक्षित है, लेकिन इसके दोनों चाचा की तालिबान ने हत्या कर दी है। फरियान ने सभी मुल्कों से गुहार लगाई है कि उनकी मदद करें, नहीं तो उनके मुल्क में कोई लड़की नहीं पढ़ पाएगी। और टेरर मॉड्यूल के मोस्ट वांटेड आतंकी हुमैद और रहमान की कहां से हुई गिरफ्तारी? मुंबई से गिरफ्तार आतंकी जाकिर ने कहां से मंगाए हथियार और विस्फोटक? कुलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत क्या है? देश में आतंकी साजिश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टेरर टारगेट। देश में बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाला ओसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हुमैदुर रहमान की तलाश थी, जिसे कल यूपी पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। हुमैद ने ही पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए जिशान को भी रेडिकलाइज किया था। गिरफ्तार आतंकी हुमैदुर रहमान को लखनऊ लाया गया है, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाने की तैयारी में है। हुमैद का भाई और ओसामा का पिता दुबई में ISI हैंडलर हैं। उसके इशारे पर ही हुमैद और ओसामा देश में दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल के एक और आतंकी जाकिर को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जाकिर इस मॉड्यूल की अहम कड़ी है। बताया जा रहा है कि जाकिर ने गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड शूटर जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया को मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने को कहा था। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पहली बार खुफिया विभाग के अफसरों ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और देश में आतंकियों के टेरर टारगेट को लेकर मंथन किया। इस कॉन्फ्रेंस में रॉ चीफ, IB चीफ और इंटेलिजेंस के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए और मौजूदा हालात में तालिबान से बेहद सचेत रहने पर जोर दिया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान का जिस तरह से सत्ता पर कब्जा हुआ है और जो मौजूदा हालात हैं, उसका भारत पर गंभीर असर पड़ेगा। तालिबान अभी भले ही भारत के साथ दोस्ताना रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो बड़ा खतरा बन सकता है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में इस बात पर भी गंभीर मंथन हुआ कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कैसे भारत में जासूसी नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। वो इंटरनेट और फोन कॉलिंग के जरिए हनी ट्रैप कर भारत की गोपनीय जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चोट से बौखलाए आतंकवादियों ने कल फिर कायराना करतूत की और कुलगाम में पुलिस के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। शहीद जवान का नाम बंटू शर्मा है। वारदात के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ही आतंकियों ने देर शाम दूसरी वारदात की और एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के कटिहार के रहने वाला ये मजदूर DH पोरा इलाके में निहाम में एक ईंट भट्टे में काम करता था। हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने एक और अलगाववादी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने खन्ना जिले से प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रेफरेंडम 2020 गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लाखों अलगाववादी पर्चे भी बरामद हुए हैं। और नहीं थमेगी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ती रफ्तार। कौन कौन सी दवाएं हुई सस्ती, कितने में होगी गोल्डन बॉयज नीरज के भाले की नीलामी? और कैलाश सत्यार्थी को UN ने दी कौन सी नई जिम्मेदारी? क्यों 18 महीने बाद बदला सा दिखा अटारी वाघा बॉर्डर? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 45वीं बैठक में पेट्रोल डीजल को GST में शामिल करने को लेकर चर्चा की गई। 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल को GST में लाने का विरोध किया। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि पेट्रोलियम पदार्थ को GST के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन बैठक में काउंसिल ने ये माना कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST में लाने का सही समय नहीं है। कोविड के बाद पहली बार हुई GST काउंसिल की फिजिकल मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कई सामान पर GST का रेट घटा दिया गया तो कई में इजाफा किया गया है। GST काउंसिल की मीटिंग में कैंसर और कोरोना की दवाएं सस्ती करने पर फैसला हुआ है। वहीं जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है। आइसक्रीम का स्वाद लेना भी महंगा होगा।
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बाद पैन उपयोग करने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों की नीलामी करने जा रही है। ये नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी। ऑक्शन में करीब 1300 आइटम को रखा गया है। इनमें सीएम योगी का दिया गया अयोध्या राम मंदिर का मॉडल और ओलंपिक विजेताओं के गिफ्ट्स भी शामिल हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के जेवलिन की बोली 1 करोड़ 20 लाख और सिल्वर जीतने वाले पैरालंपिक नोएडा डीएम सुहास एलवाई के बैडमिंटन रैकेट की बोली 10 करोड़ लगाई गई है। पीएम मोदी ने कल एससीओ समिट को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, मेरा मानना है कि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य का एसडीजी एडवोकेट बनाया है। एसडीजी एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक हासिल करने में अपना योगदान देंगे। सत्यार्थी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब एक तरफ बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 दशकों में पहली बार बाल श्रम के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोल घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिषेक ने इस मामले में ईडी के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभिषेक ने मांग की है कि उन्हें और उनकी पत्नी रुजिरा को दिल्ली में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समन को खारिज किया जाए। 18 महीने बाद पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हो गई है। इस मौके पर शुक्रवार शाम अटारी वाघा बॉर्डर एक बार फिर से वंदे मातरम और भारत माता की जय की घोष से गूंज उठा। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च से ही यहां कोरोना की वजह से ये सेरेमनी नहीं हो रही थी। अमृतसर आने वाले पर्यटक ये सेरेमनी देखने यहां जरूर आते हैं। श्री श्री त्रिदंडी संत चिन्नाजीयर स्वामी ने सीजेआई एनवी रमन्ना से मुलाकात की। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण समारोह के लिए न्योता दिया। हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की सहस्त्र शताब्दी पर प्रतिमा का अनावरण होगा। और अमित शाह ने क्यों कहा मजलिस से डर नहीं लगता? महबूबा ने 370 और 35A को क्यों याद किया? क्यों आग बबूला हुए एसपी विधायक और आप नेता राघव चड्ढा को राखी सावंत ने क्यों कहा दूर रहो मुझसे और मेरे नाम से? राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर निर्मल जिले में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां शाह ने ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता मजलिस से नहीं डरते, जो डरते हैं वो डरे। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। शाह ने कार्यकर्ताओं से 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाने पर सवाल उठाया है। महबूबा ने कहा कि ये कानूनी तरीके से नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, सड़कें खराब हैं, रिश्वतखोरी ज्यादा है, भ्रष्टाचार है, बिजली पानी सहित हर चीज की दिक्कत है, पेंशन में हेराफेरी होती है। पहले 10% भ्रष्टाचार था, वो आज 50% हो गया है। सीबीआई ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में 2 और केस दर्ज किए हैं। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 37 केस दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच तेज कर दी है। लिहाजा धड़ाधड़ FIR और गिरफ्तारियां भी होने लगी हैं। एक केस के सिलसिले में यूपी के अलीगढ़ पहुंची बंगाल पुलिस को स्थानीय लोगों ने घर में बंद कर लिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से बंगाल पुलिस को वहां से निकाला गया। दरअसल बंगाल पुलिस बीजेपी नेता योगेश वार्ष्णेय को पकड़ने गई थी, जिन्होंने 2017 में ममता बनर्जी का सिर कलम करने वाले को 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। यूपी के कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी शुक्रवार को एक बार फिर पुलिस कर्मियों से उलझ गए। घटना का वीडियो वायरल होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल एसपी नेता अबू आजमी के स्वागत जुलूस के दौरान गाड़ियों की फोटो खींचने पर विधायक साहिब का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने पुलिसकर्मी से जमकर अभद्रता की और वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। पंजाब पुलिस ने फाजिल्का जिले में भारत पाक सीमा के पास 42 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 8.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने कहा कि इस अभियान में सीमा सुरक्षा बल का भी सहयोग मिला। बता दें कि ये पूरा इलाका BSF के नियंत्रण वाला है।
नवी मुंबई में एनसीबी की टीम ने एक के बाद एक कई छापेमारियां की है। इस दौरान एनसीबी अजीम नाम के एक शख्स को भी पकड़ा है। एनसीबी ने कहा कि अजीम रंगदारी वसूलने और ड्रग्स की तस्करी का काम करता था। मुंबई के कई ड्रग्स पेडलर्स उसके संपर्क में थे। अजीम मुंबई में दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की देखरेख भी किया करता था। फिल्म अभिनेता सोनू सूद फिलहाल इनकम टैक्स के रडार पर है। शुक्रवार को भी उनसे जुड़े विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी जारी रही। इस बीच सूत्र की माने तो छापेमारी की वजह विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन से जुड़ी है। इसको लेकर ही इनकम टैक्स पिछले कुछ दिनों से सोनू के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को राखी ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। राघव चड्ढा, stay away from me and my name. और देश ने क्या दिया पीएम मोदी को जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट। सीएम नीतीश के मुताबिक क्या है मुक्ति का मार्ग, और ICMR की रिपोर्ट ने क्यों बढ़ाई टेंशन, जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 महामारी। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को महज 9 घंटे में ही कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। रात 12 बजे तक देश में 2.5 करोड़ डोज लगाए जा चुके थे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट करके दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को टीकाकरण का जायजा लेने के लिए खुद टीका कैंप पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता टीकाकरण है। जांच का काम करते रहेंगे तभी कोरोना से लोगों का बचाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग तो प्रचार प्रसार खूब करते हैं, हम लोग काफी कम प्रचार करते हैं। ICMR की एक शोध ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल शोध के मुताबिक टीकाकरण के बाद 4 महीने के भीतर एंटीबॉडीज के लेवल में कमी आ सकती है। इस अध्ययन के बाद एक बार फिर से लोगों में संक्रमण के खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि देश में अब तक 78 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई में ताज़ा सीरो सर्वे के बाद BMC ने दावा किया है कि मुंबई में लगभग 87% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से मुंबई में ये 5वां सीरो सर्वे है, जिसे 12 अगस्त से 9 सितंबर के बीच अंजाम दिया गया। कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। कोविड-19 से ठीक होने के बाद 5 मरीजों के गॉल ब्लैडर में ग्रैगिंग की समस्या देखी गई। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये भारत में इस तरह का पहला मामला है। जून और अगस्त के बीच इन 5 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। यूपी में शुक्रवार को कोरोना के 17 नए रोगी मिले। 64 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला, जबकि मात्र 11 जिलों में ही कोरोना के मरीज मिले हैं। बरेली में सबसे ज्यादा 6 और गाजियाबाद में 2 रोगी सामने आए। वहीं लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मेरठ और चंदौली में एक एक मरीज मिला है। 35 जिलों में एक भी मरीज नहीं है। राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। क्लास 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाएंगे। 27 सितंबर से आधी क्षमता के साथ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। स्विमिंग पूल को 20 सितंबर से खोलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन शहर में फॉगिंग कराई। गाजियाबाद के CMO डॉक्टर भावतोष शंखधर ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि शहर में हर रोज 5 नए डेंगू मरीज मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी डेंगू बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 225 पर हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि डेंगू के 22 नए मरीजों में 5 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।